और नेक्स्ट यूनिट जो हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं उस यूनिट का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अभी तक आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम कहां स्टेब्लिश हो रहा था? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेब्लिश हो रहा था, है ना। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम तो नेचुरल सी बात है कि कोई आयोनिक रिएक्शन होने वाली है और उस आयोनिक रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने वाला है। ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे कंसेप्ट आने वाले हैं। आज कोशिश करेंगे हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ने, दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जैसे वहां चैप्टर शुरू होते से आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ऐसी यहां इस चैप्टर के शुरू होते से आएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बाद वहां हमने केसी केपी सीखे थे, यहां हम के आई सीखेंगे। के आई इज आयोनिक प्रोडक्ट। के आई के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? के आई के बाद हम सीखेंगे के ए, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक, के डब्ल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। फिर एक और चीज सिखाऊंगा मैं यहां पे आपको, केएसपी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक, फिर एसिड बेस कंसेप्ट जो आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आयरनियस कहता है जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं, है ना। तो एसिड बेस कंसेप्ट में 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, आयरनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट एंड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, HSAB जिसे कहा जाता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, ये पढ़ना है। ठीक, यहां से हम जैसी एसिड बेस कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारी चीज से आपका सामना होगा और वो है पीएच। ठीक है, पीएच नाम सबने सुना हुआ है ना, मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो पीएच स्केल ज्यादा नहीं करवाऊंगा, 30-40 न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर हम लोग, पीएच स्केल के ऊपर। फिर पीएच से आप लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे यहां पे बफर। मालूम नहीं नाम आपने सुना है नहीं सुना हुआ है, तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने पहले ही बता दिया है। और एक छोटी सी चीज आएगी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक, ये आपकी यूनिट है ना। क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींचेगा। यदि क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो 2 क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए, हो सके तो नए पेज पे डालिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम। कुछ कुछ बुक्स में इक्विलिब्रियम पूरा एक दिया हुआ है, किन किन्हीं बुक में अलग अलग दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम नाम से ही समझ में आ गया, आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने वाला है। आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने वाला है, तो आयंस मिलेंगे कहां से हमें? तो हमें जो सबसे पहली टर्म मालूम होनी चाहिए वो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या टर्म होती है पहली? इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन होती हैं, अलग अलग टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। एक कॉमन डेफिनेशन ये है कि सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन कंपोनेंट आयंस, substances which dissociate in component ions when dissolved in water are known as what? Electrolytes. सुना मैंने क्या कहा? ठीक, तो ऐसे सब्सटेंस जिन्हें जब आप पानी के अंदर डालें, पोलर सॉल्वेंट ही लेना। और पोलर क्यों लेना उसका भी रीजन अभी मैं बताऊंगा कि पोलर सॉल्वेंट करते क्या है। तो पोलर सॉल्वेंट ही लेना, और बेस्ट पोलर सॉल्वेंट यहां पर कौन है हमारे पास? वाटर है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें जब आप पानी में डालते हैं और पानी में जैसे ही डाला तो वो अपने कंपोनेंट आयंस के अंदर टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहा करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहा करते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में? सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन कंपोनेंट आयंस when dissolved in water are known as what? Electrolyte. Now electrolyte are of 2 types. First is strong electrolyte and second is weak electrolyte. सर ज्यादा ठीक, ब्रेक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ना।
बिल्कुल सही बात है, ज्यादा ब्रेक हो जाते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यादा ब्रेक हो जाते? सर 80-90% क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और सर वीक में से 10 या 20% ही डिसोसिएट होगा सर वाटर में। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच डिसोसिएट कंप्लीटली एट ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है, एट ऑल कंसंट्रेशन, जब पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरी तरह डिसोसिएट? मान लीजिए मेरे पास NaCl है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl। अब मेरे पास 58.5 ग्राम NaCl है, और इस 58.5 ग्राम NaCl को जैसे ही मैंने पानी के अंदर डाला तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल पूरी तरह क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। ये क्या बात मैंने बोल दी कि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्यों बोल दिया ऐसा? अरे 58.5 ग्राम NaCl ले रहा हूं भाई। 58.5 ग्राम NaCl मतलब कितना NaCl? 1 मोल। 58.5 ग्राम NaCl मतलब कितना NaCl है? 1 मोल NaCl। तो 1 मोल NaCl मैंने लिया हुआ है, और 1 मोल NaCl को जब मैंने पानी में डाला तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया? अपने कंपोनेंट आयंस में टूट गया। इनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली कोई एक ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि पूरे के पूरे ही 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ही टूट जाते होंगे, लेकिन थ्योरेटिकली कंसेप्ट यही होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन होते हैं? वो सारे के सारे बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, है ना, ठीक, H3PO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी। सॉल्ट, जो भी सॉल्ट होंगे, सॉल्ट आर जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान रखना। सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही माने जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, मालूम होनी चाहिए अपने को, ठीक है। सेकंड होता है वीक। सो व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। वीक बेस, सबसे फेमस बेस है वीक बेस में NH4OH, ये सब वीक बेस होते हैं। आई इतनी बात समझ, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, ठीक, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते। तो अचानक से मेरे मुंह से एक टर्म निकली, आपने यदि ध्यान से सुना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। जल्दी से बताइए, यदि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यदि है तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? 1 होगा। समझ गए बात को? ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल लोगे वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन या मोल्स टेकन कैसे होंगे? सेम। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जल्दी से बोलिए क्या होगा? लेस देन 1 होगा। लेस देन 1, ठीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि मॉलिक्यूल तो हम बहुत सारे लेते हैं या मोल्स तो हम बहुत सारे लेते हैं, लेकिन डिसोसिएट बहुत कम होते हैं, ठीक। मतलब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। आई यहां तक बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का है? ठीक है। अब ये बताइए कि मेरे पास NaCl है, और NaCl को मैंने पानी के अंदर डाला,
इसका क्या होगा? इसका डिसोसिएशन होगा या इसका आयोनाइजेशन होगा? डिसोसिएशन होगा सर, डिसोसिएशन सर, क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट है सर, है ना? सर बच्चों HCl को का आयनाइजेशन होगा सर, क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है। बस दूसरे भी हैं, उनको भी समझा लेने दो। और जैसे HCl है ना, अब HCl का डिसोसिएशन होगा या आयनाइजेशन होगा। चलिए, बहुत पहले इस बारे में हम लोगों ने बात की थी, है ना? जिन बच्चों को याद है बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक, जो बच्चे भूल गए हैं वो ध्यान से सुनिए। हालांकि कोई आपके सब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप यदि आयनाइजेशन टर्म यूज कर दें या डिसोसिएशन टर्म यूज कर दें, उससे आपकी सेहत पे, आपकी मार्कशीट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री में कुछ भी बोला जा सकता है। आप डिसोसिएशन बोल दीजिए, आयनाइजेशन बोल दीजिए, है ना? लेकिन कहीं आप वाइवा दे रहे हैं, कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो जज कर लेगा कि आपको कितना सब्जेक्ट आता है। तो NaCl जैसे है, NaCl को यदि आपने पानी के अंदर डाला, तो NaCl को जो ही आपने पानी के अंदर डाला, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। काय में टूटेंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेंगे। ठीक, अब क्या इनमें नए आयन क्रिएट हुए? तो जैसा भी आपको आवाज आई होंगी, 2-3 अलग अलग, इन लोगों ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करा। इन्होंने कहा कि नहीं, ये आयन में नहीं टूटे, आयन तो उनमें पहले से थे, आयन उनमें पहले से थे, सिर्फ वो अपने जो आयन्स थे वो आयन क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। व्हाट्स दैट? सुनो ध्यान से। तो फिजिक्स के टीचर आपको एक बात बताएंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, शायद कहीं नाम भी सुना हो आप लोगों ने, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, बहुत हाई है ना? बहुत हाई है। ठीक, जो भी अपने नॉन सॉल्वेंट है, पोलर इसमें मैक्सिमम अपन मान सकते हैं, नॉर्मल यूज होने वालों में वाटर का मैक्सिमम है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वाटर नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब वाटर करता क्या है? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपने NaCl को पानी के अंदर डाला, तो वाटर क्या करता है कि जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के सॉलिड स्टेट में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के सॉलिड स्टेट में जो बॉन्ड थे, जैसे ही वाटर इनके कांटेक्ट में आया, उन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को 1/80 टाइम्स तोड़ दिया, 1/80 टाइम्स डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे ही NaCl या कोई भी आयोनिक कंपाउंड वाटर के कांटेक्ट में आता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, वो स्ट्रांग हो या वीक हो, ठीक, तो वाटर क्या करता है? उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को 1/80 टाइम्स क्या कर देता है? कम करने की कोशिश करता है। यदि वो स्ट्रांग है तो पूरा 1/80 टाइम्स अट्रैक्शन फोर्स कम होते हैं, और जैसे अट्रैक्शन फोर्स में इतना ज्यादा डिक्रीज आता है, आयन एक दूसरे को छोड़ देते हैं और एक दूसरे को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। आयन यही बात समझ में? तो एक दूसरे को छोड़ करके आयन अलग हो जाएंगे। वो आयन पहले से वहां एग्जिस्ट कर रहे थे, वाटर ने सिर्फ उनको डिसोसिएट कर दिया, उनके बॉन्ड को तोड़ दिया है, इसीलिए इस प्रोसेस को डिसोसिएशन कहा जाता है। डिसोसिएशन क्या कहते हैं हम इसको? डिसोसिएशन। लेकिन जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे HCl टाइप के, इनमें पहले से आयंस नहीं होते हैं, इनमें पहले से आयंस नहीं होते हैं। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वाटर क्या करता है? जो H और Cl के बीच में बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, इन कोवेलेंट बॉन्ड का पोलराइजेशन करना चालू करता है, उसको हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं ना, इनका पोलराइजेशन करना चालू करता है। तो इनके बीच के बॉन्ड को वो तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम के ऊपर क्या होने लगते हैं? शिफ्ट होने लगते हैं। ठीक, तो जैसे Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और H के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? फिर पॉजिटिव। तो पहले से कहीं कोई चार्ज नहीं था, पानी में डालने के बाद नए सिरे से क्या हुआ है? यहां पे चार्ज का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, तो इसीलिए इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कहा जाता है।
आगे इतनी बातें समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या हुई है यहाँ पर, डिसोसिएशन। दूसरी प्रोसेस क्या हुई है, आयनाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ कि पानी के अंदर ये पड़े हुए हैं, Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, और ये पानी के अंदर पड़े हुए हैं, तो पानी के अंदर पड़े हुए हैं तो प्लस माइनस को तो फिर से अट्रैक्ट होना चाहिए ना। सर वो हाइड्रेशन प्रोसेस के कारण, हाइड्रेशन प्रोसेस के कारण सर वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे तो सर हाइड्रेशन प्रोसेस होगी सर। हो गया, चलो ठीक है, बाकी लोग भी सुनिए। तो ये प्लस माइनस वापस से रिकंबाइंड होकर के NaCl क्यों नहीं बन पाते, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो जाता है कि भाई, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन, ठीक, बहुत ही प्यारा आंसर आया है स्क्रीन पे, हाइड्रेशन स्टॉप रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयन। नो व्हाट इज हाइड्रेशन, मैं फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये वाटर को जो हम बार बार पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, इससे देखो क्या मजेदार काम होता है कि इसने पहले तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच के बॉन्ड को 1/80 टाइम्स क्या कर दिया, वीक कर दिया, और 1/80 टाइम्स वीक करने के बाद इसने क्या करा, इसने ये जो आयंस थे, जैसे Na पॉजिटिव था तो तुरंत Na पॉजिटिव को वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया, ऐसा, ठीक है ये, और ऐसे ही Cl नेगेटिव को भी वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया, यहां Cl नेगेटिव है उसे भी वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया। ये दोनों को अलग अलग स्टाइल में क्यों घेरा, आप समझ सकते हैं कि वाटर में O पर नेगेटिव है और H पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो O पर नेगेटिव है और H पे पॉजिटिव है, तो जब Na पॉजिटिव को घेरने आएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पास में आएगा, और जब Cl नेगेटिव को घेरने आएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल पास में आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल H है। तो इस प्रकार आयंस के द्वारा, इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा आयंस को घेर लिया जाना, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा आयंस को घेर लिया जाना कहलाता है हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ठीक। तो अब हाइड्रेशन हो गया है, ये Na पॉजिटिव चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं, Cl चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं, अब ये चाह के भी दोनों आपस में रिकंबाइंड नहीं हो सकते, इनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए वापस से NaCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता। अगली बात समझ में, ठीक। इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होती है वो कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। इतना चैप्टर समझ में आया सब लोगों को, मैंने क्या क्या बोल के बताया है ना। तो सबसे पहले हमने सीखा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम लोगों ने सीखा कि स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, वीक क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करी, फिर आयनाइजेशन और डिसोसिएशन के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस किया कि इन दोनों बातों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और आज का पोर्शन हम खत्म करेंगे नोट्स बना करके, ठीक है ना। तो जैसे वहां पर बार बार मैं कहता था कि केमिकल इक्विलिब्रियम चालू हुआ था तो लॉ ऑफ मास एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही आयोनिक इक्विलिब्रियम यदि चालू हो रहा है तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, 50 बार इनके नाम आएंगे अंकल के हमारे सिलेबस में। तो इन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है AB, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखिएगा आयोनिक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश ओनली इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो हाइड्रेशन मैंने इतना एक्सप्लेन करा और बार बार बोला कि रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देगा, तो सोचो ना यदि रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, NaCl से आपने लिखा NaCl, ठीक, गिव्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्या ऐसा लिख दूं मैं इसको, हाँ या ना? नो सर। तो खुद समझ गए, ये तो गलत बात हो गई। अरे जब रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नो सर। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम हमेशा और हमेशा कहां एस्टेब्लिश होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, ठीक। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां बोर्ड पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं AB। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या करा, या ओस्टवाल्ड ने क्या करा, हम क्या करेंगे, ठीक, डिसोसिएट किया।
आयोनाइज करा ज्यादा सही है, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ठीक है, अब देखते चलिएगा, यदि पिछला चैप्टर ईमानदारी से पढ़ा है तो सटासट बातें समझ में आ जाएंगी। इनिशियल मोल 100, ठीक है, इनिशियल मोल 100, मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। वहां हम क्या करा करते थे, 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। ठीक, यहां हम करेंगे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अभी बात हुई अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यस सर, है ना। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, सो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी अल्फा अपॉन वी अल्फा अपॉन वी। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया एट इक्विलिब्रियम पे। हम जानते हैं K इज इक्वल टू A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव अपॉन AB। बोलो हाँ, ठीक। yes sir, K इज इक्वल टू अल्फा अपॉन V एंड 1 माइनस अल्फा अपॉन V। सो फाइनली K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। What is K? What is K? K is dissociation constant. ठीक है, K को आप क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वो एक प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है ना। बस यहाँ पे हम उसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पहला जो फार्मूला आपके सामने निकल करके आया वो है K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। This relation or formula can be applied for all type of electrolytes. सभी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यदि कौन है, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से देखिएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो था नहीं, yes, मैंने क्या कहा, आप सुनते ही नहीं हो बात को। मैंने कहा ये निकाला जरूर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, लेकिन ये सभी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है ना, सभी में एप्लीकेबल। आपके पास यदि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, ठीक, तो उसमें भी आप एप्लीकेबल कर देते। बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है ना। पर अब कभी कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि पूरी तरह 1 नहीं आ पा रहा है और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को आपसे बोल दिया जाए, ठीक, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह यदि सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो रहा है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। और याद रखिएगा, कोई भी चीज जब वेरी वेरी लेस देन होती है तो हम उसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं, ठीक है। Yes, कोई भी चीज जब वेरी वेरी लेस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल ले लेते हैं। नेग्लिजिबल सिर्फ वहां पर लिया जाता है, नेग्लिजिबल सिर्फ वहां पे लिया जाता है जहां या तो वो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड में कभी नेग्लिजिबल नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना, है ना। नेग्लिजिबल से मतलब है सीधे 0, तो अल्फा को हम 0 लेने जा रहे हैं। यदि अल्फा को हम 0 लेंगे तो फॉर्म क्या बनेगा, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0 इंटू V। ऊपर 0 नहीं ले लेना, है ना। सिर्फ नेग्लिजिबल वहां पे लिया जाता है जहां पे वो या तो ऐड हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो। आ रही है बात समझ? तो K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0 इंटू V। सो फाइनली इट बिकम्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KV। बोलो हाँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KV और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KV, ठीक है। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KV। कोई कष्ट किसी को नहीं, पक्का। अच्छा एक बात देखो, हमें मालूम है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, यस सर, होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। तो C इज इक्वल टू N अपॉन V, होता है C इक्वल टू N अपॉन V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन C हो जाएगा। और हम यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियल मोल कितना ले चुके हैं, 1। तो इनिशियल मोल यदि 1 ले चुके हैं, N इज इक्वल टू 1 है, तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन C
होगा v इक्वल टू 1/c। Yes, sir. और v इक्वल टू 1/c इस रिलेशन में यदि मैं रख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन सी, या अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन सी। बोलो हाँ। तो दो रिलेशन मुझे देखने को मिले यहाँ पे। पहला रिलेशन मिला अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के वी, और अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। के क्या है, के यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब मैं हटाता हूं तो प्रोपोर्शनल का क्या लग जाता है, साइन लग जाता है, लगेगा। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, या फिर अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1/c। अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1/c। ठीक, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखना सब लोग हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte, degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to square root of volume. Degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to square root of volume, or inversely proportional to square root of concentration. हाँ या ना, ठीक। तो इसको कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां जो मैंने वॉल्यूम टर्म यूज करी है, उस वॉल्यूम टर्म की जगह वो डाइल्यूशन टर्म यूज करता था। वो कहता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक, तो सीधी बात है ना, पानी किसी चीज के अंदर मिलाते चले जाओगे तो वो कैसा होता जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। इसलिए वो क्या कहा करता था, इसको डाइल्यूशन। अगली बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे 12th क्लास में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि 12th क्लास में बड़ी भारी यूनिट है, जो आपने भी 11th में रेडॉक्स पढ़ा है ना, इस रेडॉक्स का ही अगला पार्ट है 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से। और वहां पे आपको पढ़ना है कोलरॉश लॉ। वहां कोलरॉश और ओस्टवाल्ड का आप रिलेशन पढ़ोगे, फिर से आएगा ओस्टवाल्ड, फिर से 12th में आएगा कोलरॉश के साथ। तो आपको वहां पे बात समझ में आनी चाहिए। ग्राफ वगैरह बनाओगे आप लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे पास एक कटोरी में नमक रखा हुआ और ऊपर से मैंने 2 बूंद पानी डाल दी। जहां जहां तक वो वाटर टच करता हुआ जाएगा नमक को, उसके कांटेक्ट में जितना भी NaCl आएगा वो पूरी तरीके से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि आप पानी मिलाते जाइए वो टूटता जाएगा, और पानी मिलाइए और टूटेगा, और पानी मिलाइए और टूटेगा। मतलब जैसे जैसे आप पानी का अमाउंट इंक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक, यानी वॉल्यूम इंक्रीज करते चले जाएंगे, पतला करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, वैसे वैसे डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते चले जाता है। यही तो करा है उसने, यही तो करा है। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। मतलब वॉल्यूम यानी डाइल्यूशन, पानी जैसे जैसे बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता जाएगा। घुस गया दिमाग में? यस सर। आगे बातें समझ में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करिए। हेडिंग डाल दीजिए खुशी खुशी, खुशी खुशी, हाँ हेडिंग डालिए आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स लिखिए, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स which dissociate into component ions, which dissociate into component ions when dissolved in water, when dissolved in water, सर रिपीट कर दीजिए। compound which dissociate into component ions when dissolved in water and whose aqueous solution,
whose aqueous solution or molten state, whose aqueous solution or molten state conduct electricity are known as electrolyte. Conduct electricity are known as electrolyte. ठीक है, एरो बना के लिखिए, these are of following two types. These are of following two types. फर्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, those which dissociate completely, those which dissociate completely in component ions, in component ions in aqueous solution, in aqueous solution. Sir, dissociate completely in aqueous. In component ions in aqueous solution. Example, strong base NaOH KOH, strong base NaOH KOH, strong acid HCl H2SO4, HCl H2SO4, and salts. सर एक बार एग्जांपल रिपीट कर देंगे सर? Strong base NaOH KOH, strong acid HCl H2SO4, and salts. जो लिखना हो NaCl KCl जो भी लिखना हो, and salts. यस सर. फिर हेडिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, those which not dissociate completely, those which not dissociate completely in component ions, in component ions. Example, weak acid CH3COOH, weak base NH4OH, ठीक है. तो एक काम करिए, थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है, दूसरी क्लासेस भी आज लेनी पड़ गई हैं अचानक, तो आप हेडिंग डाल दीजिए जरा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और इसको पूरा नोट कर लीजिए एज इट इज. ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन करे थे उनको हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बाद नोट्स बना लेंगे, उनके कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्लास में. ठीक है ना. OSTWALD, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ठीक है, सर एक बार लिख देंगे जैसे वो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर. लिख भी देता हूं. OSTWALD, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ठीक है, तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातें करते हैं. ठीक है, कल टेस्ट के लिए तैयार रहिए, और अगली क्लासेस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली आगे की क्लासेस. ठीक है, चलिए.